जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग सीटेट एग्ज़ाम के लिए सोशल साइंस सामाजिक विज्ञान को पढ़ने वाले हैं, जो कि यह 2022 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। यह 7 जुलाई 2024 सीटेट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए देखते हैं। इसमें हम लोग सबसे पहले पहला क्वेश्चन है कि कुषाणों ने किन निम्नलिखित शक्तिशाली केंद्र से शासन किया था। तो इसमें बताना है कि कुषाणों ने किन शक्तिशाली केंद्रों से शासन किया था। तो ये कुषाणों के द्वारा शासन किया गया था पेशावर और मथुरा से। पेशावर और मथुरा से शासन किया गया था। पेशावर और मथुरा, तो ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट होगा, पेशावर और मथुरा। इसमें दिया गया है कि कुषाणों ने पेशावर और मथुरा नामक शक्तिशाली केंद्रों से शासन किया था। कुषाण चीन की यूची जाति की एक शाखा थे। कुषाण वंश की स्थापना कुजुल कैडफिसस ने किया था। कुषाण शासकों में विम कैडफिसस ने सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी किए थे। तो कुषाण शासकों में सोने के सिक्के सबसे पहले किस शासक के द्वारा जारी किया गया था? तो ये थे विम कैडफिसस। इस वंश का सबसे प्रतापी शासक कनिष्क था। तो कुषाण वंश का सबसे प्रतापी शासक कौन था? तो कनिष्क था। सम्राट कनिष्क ने पाकिस्तान के आधुनिक पेशावर को अपनी पहली राजधानी बनाया था। कनिष्क ने अपने शासनकाल में 78 ईस्वी शक संवत चलाया था। तो कनिष्क अपने शासनकाल में 78 ईस्वी में शक संवत चलवाया था। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर सेकंड है दोस्तों कि निम्नलिखित में ए बी सी को पढ़ें और सही विकल्प का चयन करें। तो आपको ए बी सी पढ़ करके सही विकल्प का चयन करना है। इसमें कौन सा विकल्प सही है? इसमें दिया गया है, पहला है कि पूरा पाषाण काल 20 लाख साल पहले से 12,000 साल पहले के दौरान माना जाता है, जो कि ये सही है। पहला वाला सही है। दूसरा है ऑप्शन नंबर बी है कि काल को 3 भागों में बांटा गया था, आरंभिक, मध्य एवं उत्तर पूरा पाषाण युग, जो कि ये भी सही है, बी वाला भी सही है। तो इस काल को 3 भागों में बांटा गया था, आरंभिक, मध्य और उत्तर पाषाण काल। फिर इसके बाद सी वाला है कि मानव इतिहास की लगभग 99% कहानी इसी काल के दौरान घटित हुई है, तो जो कि ये भी सही है। तीसरा सी वाला भी सही है इसमें। तो पहला, दूसरा, तीसरा यानी कि ए बी सी तीनों सही हैं। तो इसलिए ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट होगा, ए बी सी, इसका डी वाला राइट होगा। आइए इसके एक्सप्लेनेशन को हम लोग देखते हैं। इसमें दिया गया है कि पूरा पाषाण काल 20 लाख साल पहले से 12,000 साल पहले के दौरान माना जाता है। इस काल को 3 भागों में बांटा गया था, आरंभिक, मध्य एवं उत्तर पूरा पाषाण युग। भीमबेटका के गुफा चित्र पाषाण युग कालीन की हैं, जो मध्य प्रदेश में स्थित है। तो भीमबेटका कहाँ है? तो मध्य प्रदेश में स्थित है, जो कि भीमबेटका चित्रकला के लिए फेमस है। पशुपालन का प्रारंभ मध्य पाषाण काल में आरंभ हुआ था। तो पशुपालन का प्रारंभ कब हुआ था? तो मध्य पाषाण काल में हुआ था। मानव इतिहास की लगभग 99% कहानी इसी काल के दौरान घटित हुई थी। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर थर्ड है। क्वेश्चन नंबर इसमें थर्ड है कि कथन ए तथा बी को पढ़ें तथा सही विकल्प का चुनाव करें। तो कथन ए में कहा जा रहा है कि मनसब मुगलों द्वारा चलाई गई एक श्रेणी व्यवस्था थी, जिसके जरिए पद, वेतन और सैन्य उत्तरदायित्व निर्धारित किए जाते थे, जो कि सही है। फिर इसके बाद बी वाला कह रहा है कि मनसबदारों की सैन्य उत्तरदायित्व का निर्धारण एक संख्या पर निर्भर था, जिसे जात कहा जाता था। तो जो कि ये ऑप्शन नंबर बी वाला गलत है, जबकि ए वाला सही है। तो ए सही है परंतु बी गलत है। तो ऑप्शन नंबर इसका ए वाला राइट होगा। इसमें दिया गया है कि मनसबदारी व्यवस्था एक विशिष्ट प्रशासनिक व्यवस्था थी, जिसका प्रचलन मुगल शासक अकबर ने सन 1575 ईस्वी में किया था। मनसब मुगलों द्वारा चलाई गई एक श्रेणी व्यवस्था थी, जिसके जरिए पद, वेतन और सैन्य उत्तरदायित्व निर्धारित किए जाते थे। मनसब शब्द का अर्थ है श्रेणी। तो मनसब शब्द का अर्थ क्या होता है? तो श्रेणी या पद होता है। इसकी व्यवस्था 33 वर्ग थे। इस व्यवस्था के अंतर्गत कितने वर्ग थे? तो 33 वर्ग थे, जो कि अकबर ने शासन के 40वें वर्ष जात एवं सवार जैसी दोहरी व्यवस्था लागू की थी। मनसबदारों की सैन्य उत्तरदायित्व का निर्धारण एक
निर्दिष्ट संख्या में सवार या घुड़सवार बनाए रखने की आवश्यकता थी। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 4 है कि निम्नलिखित में से किस स्थान पर अशोक के अभिलेख ग्रीक और आरमाइक भाषाओं में पाया गया था। तो कहाँ पे अशोक के अभिलेख ग्रीक और आरमाइक भाषाओं में पाया गया था, तो ये कंधार में। कंधार ऑप्शन नंबर इसका ए वाला राइट होगा, कंधार में पाया गया था। तो कंधार नामक स्थान पर अशोक के अभिलेख ग्रीक और आरमाइक भाषाओं में पाया गया है। मास्की, गुर्जरा, नेतुर तथा उडैगोलम जो कि अभिलेख में उनका नाम अशोक मिलता है। तो मास्की में गुर्जरा, नेतुर और उडैगोलम, इन चारों में अशोक का नाम अशोक मिलता है। अशोक को देवनाम प्रिय तथा देवनाम प्रियदर्शी उपाधियों से संबोधित किया जाता था। फिर इसके बाद आता है, इसमें दिया गया है कि सर्वप्रथम 1837 ईस्वी में जेम्स प्रिंसेप को अशोक के अभिलेख पढ़ने में सफलता मिली। तो अशोक के अभिलेख सबसे पहले कौन पढ़े थे, तो जेम्स प्रिंसेप पढ़े थे, ये 1837 में। अशोक के शिलालेखों की खोज 1750 में पेट्री फैंथेलर के द्वारा किया गया था, जो कि इनकी संख्या 14 बताई गई थी। अशोक के अभिलेखों को 3 भागों में विभाजित किया जाता था। शिलालेख जो कि शिलालेख संख्या 14 है, स्तंभ लेख इसकी संख्या 7 है, और गुहा लेख, ये 3 भागों में विभाजित किया गया था। फिर उसके बाद आता है अशोक के स्तंभ लेख केवल ब्राह्मणी लिपि में लिखे गए हैं। तो अशोक के जो स्तंभ लेख है वह केवल ब्राह्मणी लिपि में लिखा गया है। अशोक के शिलालेख ब्राह्मणी, खरोष्टी, ग्रीक एवं आरमाइक लिपि में मिलते हैं। तो अशोक के जो स्तंभ लेख है वह केवल ब्राह्मणी लिपि में लिखा गया है, और शिलालेख जो है वह ब्राह्मणी, खरोष्टी, ग्रीक और आरमाइक, इन 4 लेखों में लिखा गया है। अशोक के कौशाम्बी अभिलेख को रानी का अभिलेख कहा जाता है। तो अशोक के कौशाम्बी अभिलेख को क्या कहा जाता है, तो रानी का अभिलेख। 12वें शिलालेख में धार्मिक सहिष्णुता की नीति का उल्लेख मिलता है। फिर उसके बाद आता है 13वें शिलालेख में कलिंग युद्ध, पड़ोसी राजाओं का वर्णन एवं आवाटिक राज्यों का उल्लेख मिलता है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 5वां है कि गौड़ राज्य गढ़कंटगा में 70,000 गाँव थे, इसे उल्लेखित किया गया है। तो गौड़ राज्य गढ़कंटगा में 70,000 गाँव थे, इसे उल्लेखित किया गया है। तो किससे उल्लेखित किया गया है, ये किया गया है अकबरनामा में। अकबरनामा में किया गया है। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट होगा, अकबरनामा। इसमें दिया गया है कि गौड़ राज्य गढ़कंटगा में 70,000 गाँव थे, इसे अकबरनामा में उल्लेखित किया गया है। गौड़ एक प्रकार की जनजाति थी जो झूम खेती करती थी। तो गौड़ जो जनजाति थी यह झूम खेती के लिए प्रसिद्ध थी। गढ़कंटगा एक समृद्ध राज्य था। यहाँ के निवासी जंगली हाथियों को पकड़कर अन्य राजाओं में निर्यात करते थे, जो कि बहुत धन अर्जित करते थे। बुर्जी असमिया भाषा में लिखी हुई ऐतिहासिक कृतियाँ हैं। अहोम राज्य सभा के पुरातत्व लेखों का संकलन बुरंजी में हुआ है। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 है कि निम्नलिखित अभिकथन ए और कारण आर पर विचार करें। तो अभिकथन ए और कारण आर पर इसमें विचार करना है कि कौन सा इसमें सही है। तो इसमें दिया गया है, सबसे पहले अभिकथन ये है कि स्थानीय जनजातीय लोगों द्वारा पूरी उड़ीसा के जगन्नाथ की काष्ठ प्रतिमा बनाई जाती थी, जो कि अभिकथन ये सही है इसका। स्थानीय जनजातियों के द्वारा पूरी उड़ीसा के जगन्नाथ की काष्ठ की प्रतिमा बनाई जाती थी। और कारण आर है कि जगन्नाथ मूलतः एक स्थानीय देवता थे, जिन्हें आगे चलकर विष्णु का रूप मान लिया गया, जो कि ये भी कारण भी सही है और कथन भी सही है और व्याख्या भी कर रहा है। तो इसका कथन कारण दोनों सही है और सही व्याख्या भी कर रहा है, इसलिए इसमें ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ए और आर दोनों सही है और सही व्याख्या कर रहा है। इसमें दिया गया है कि पूरी उड़ीसा में जगन्नाथ का संप्रदाय, जगन्नाथ का शाब्दिक अर्थ है दुनिया का मालिक, जो विष्णु भगवान का पर्यायवाची है। अब तक जगन्नाथ की काष्ठ प्रतिमा स्थानीय जनजातीय लोगों द्वारा बनाई जाती है, जिससे यह तात्पर्य निकलता है कि जगन्नाथ मूलतः एक स्थानीय देवता थे, जिन्हें आगे चलकर विष्णु का रूप मान लिया गया। बलभद्र, सुभद्र और जगन्नाथ की लघु मूर्तियाँ ताम्र पत्र की पांडुलिपि उड़ीसा में स्थित है।
जो कि 12वीं शताब्दी में गंग वंश के एक अत्यंत प्रतापी राजा अनंत वर्मन ने पुरी में पुरुषोत्तम जगन्नाथ के लिए एक मंदिर बनवाने का निश्चय किया था, जिसके बाद 1230 ईस्वी में राजा अनगभीय तृतीय अपना राज्य पुरुषोत्तम जगन्नाथ को समर्पित कर दिया और स्वयं जगन्नाथ का प्रतिनियुक्ति घोषित किया। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 7 है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन बिरसा आंदोलन के विषय में सही है। तो बिरसा आंदोलन के विषय में कौन सा कथन सही है उसको बताना है। इसमें दिया गया है कि बिरसा के अनुयायियों ने लाल झंडे को बिरसा राज का प्रतीक चिन्ह बनाया था, जो कि ये गलत है। पहला वाला गलत है क्योंकि इसमें बिरसा के अनुयायी जो थे ये लाल झंडे का प्रयोग नहीं करते थे, जबकि सफ़ेद झंडे का प्रयोग किया जाता था। तो इसलिए ऑप्शन नंबर इसका ए वाला गलत है। फिर बी वाला कह रहा है कि बिरसा ने लोगों को उकसाने के लिए परंपरागत प्रतीकों और भाषा का इस्तेमाल किया था, जो कि बी वाला सही है। फिर इसके बाद सी है कि बिरसा आंदोलन आदिवासी समाज को सुधारने के विरुद्ध था, जो कि ये गलत है। बिरसा आंदोलन जो था आदिवासी को सुधारने के लिए नहीं था। डी वाला है कि बिरसा ने मिशनरियों और हिंदू जमींदारों को लगातार विरोध किया, जो कि ये भी सही है। डी वाला सही है। इसमें जो है बी और डी दोनों सही है, बी और डी सही है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए वाला राइट होगा। बी और डी दोनों सही हैं। इसमें कहा जा रहा है कि बिरसा का जन्म एक मुंडा परिवार में हुआ था। तो बिरसा का जन्म कहाँ हुआ था? तो एक मुंडा परिवार में हुआ था। मुंडा एक जनजातीय समूह है जो छोटा नागपुर पठार में रहता है। 1895 ईस्वी में बिरसा ने अपने अनुयायियों से आह्वान किया कि वे अपने गौरवपूर्ण को अतीत पुनर्जीवित करने के लिए संकल्प लें। जब आंदोलन फैलने लगा तब अंग्रेजों ने बिरसा को 1895 ईस्वी में गिरफ्तार करके 2 साल के लिए जेल में डाल दिया। 1897 ईस्वी में जेल से लौटने के बाद बिरसा समर्थक जुटाने हुए गांव-गांव घूमने लगे। बिरसा ने लोगों को उकसाने के लिए परंपरागत प्रतीक और भाषा का इस्तेमाल किया। सफ़ेद झंडा बिरसा का राजकीय प्रतीक था। तो कौन सा झंडा? तो सफ़ेद झंडा, जो कि बिरसा का राजकीय प्रतीक था। बिरसा का आंदोलन आदिवासी समाज को सुधारने का था। बिरसा ने वैष्णव धर्म प्रचार के साथ भी कुछ समय बिताए। उन्होंने मुंडाओं से आह्वान किया कि वे शराब पीना छोड़ दें, गाँव को साफ रखें और जादू टोना में विश्वास न करें। ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ की बिरसा ने मिशनरियों और हिंदू जमींदारों का भी लगातार विरोध किया। वह उन्हें बाहर के मानते थे, तो उन्हें बाहर का मानते थे जो मुंडा जीवन शैली को नष्ट कर रहे थे। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 8वां है। क्वेश्चन नंबर 8वें में कहा जा रहा है कि निम्नलिखित कथनों ए और बी पर विचार करें और सही विकल्प का चयन करें। तो कथन ए और बी पर विचार करके इसमें सही विकल्प का चयन करना है। इसमें दिया गया है, कथन ये है कि लाखों ग्रामीण महिलाएं जो सूत कात कर अपनी आजीविका चला रही थी, वे 19वीं शताब्दी के मध्य तक बेरोजगार हो गई, जो कि कथन ए सही है। फिर बी वाला कह रहा है कि 1830 के दशक तक भारतीय बाजार ब्रिटेन में बने सूती कपड़े से पट गए। 1880 के दशक तक स्थिति यह हो गई कि भारतीय के लोग जितना कपड़ा पहनते थे उसमें से 2/3 ब्रिटेन में बना होता था, जो कि बी वाला भी सही है और ए वाला भी सही है। तो दोनों सही है तथा ए का कारण बी है, तो इसलिए इसमें ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट होगा। ए और बी दोनों सही हैं तथा ए का कारण बी है, जो कि सही है। इसमें कहा गया है कि लाखों ग्रामीण महिलाएं जो सूत काटकर अपनी आजीविका चला रही थी, वे 19वीं शताब्दी के मध्य तक बेरोजगार हो गई। निर्धन परिवारों में आर्थिक संकट बना रहा था। कुछ संदर्भों में महिलाओं, वृद्ध लोगों और बच्चियों को भी ढंग से परिवार के उपलब्ध संसाधनों तक पहुंचने से वंचित किया जाता था। 1880 के दशक तक स्थिति यह हो गई कि भारत के लोग जितना कपड़ा पहनते थे उसका 2/3 भाग ब्रिटेन में बना होता था, क्योंकि उस समय ब्रिटेन में एक पूंजीवादी देश था जहां भारत के ही सूत के कपड़े बनते थे और ब्रांड के रूप में भारत में आते थे। इसीलिए दोनों सही हैं, ए और बी दोनों सही हैं। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 9 है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो क्वेश्चन नंबर 9 में बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो कथन ए है, कथन ये है कि महात्मा गांधी और रविन्द्रनाथ टैगोर ने औपनिवेशिक शिक्षा का विरोध किया, जो कि ये गलत है। फिर इसके बाद आता है
बी है कि महात्मा गांधी और रविन्द्रनाथ टैगोर ने औपनिवेशिक शिक्षा का समर्थन किया। तो ये सही है, रविन्द्रनाथ टैगोर और महात्मा गांधी के द्वारा औपनिवेशिक शिक्षा का समर्थन किया गया। तो ऑप्शन नंबर इसका बी वाला सही है। इसमें कहा जा रहा है कि महात्मा गांधी और रविन्द्रनाथ टैगोर ने औपनिवेशिक शिक्षा का विरोध किया। गांधी जी का मानना था कि शिक्षा केवल भारतीय भाषाओं में ही दी जानी चाहिए। उनके मुताबिक अंग्रेजी में दी जा रही शिक्षा भारतीय को अपाहिज बना देगी। वही रविन्द्रनाथ टैगोर का कथन है कि शिक्षा को सृजनात्मक के साथ प्रकृति परिवेश के साथ जोड़ा जाना चाहिए। और गांधी जी पश्चिम सभ्यता और मिशनरियों व प्रौद्योगिकी की उपासना के कट्टर आलोचक थे। टैगोर आधुनिक पश्चिमी सभ्यता और भारतीय परंपरा के श्रेष्ठ तत्वों का सम्मिश्रण चाहते थे। अतः औपनिवेशिक शिक्षा का दोनों ने विरोध किया, इसीलिए यह कथन सही है। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 10 है कि प्राचीन ग्रंथों में विधवाओं को जलाने की अनुमति कहीं नहीं दी गई है। तो प्राचीन ग्रंथों में विधवाओं को जलाने की अनुमति कहीं नहीं दी गई है। तो यह कथन किस समाज सुधारक के साथ जुड़ी हुई है? तो बताना है कि यह कथन किस समाज सुधारक के साथ जुड़ी हुई है। तो ये राजा राम मोहन राय से जुड़ी हुई है, राजा राम मोहन राय से जुड़ी है। तो ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट होगा, राजा राम मोहन राय से यह जुड़ा हुआ है। इसमें कहा जा रहा है कि प्राचीन ग्रंथों में विधवाओं को जलाने की अनुमति कहीं नहीं दी गई थी। यह कथन प्रसिद्ध समाज सुधारक राजा राम मोहन राय से जुड़ी हुई है। इन्होंने भारतीय पुनर्जागरण के अग्रदूत और आधुनिक भारत का जनक कहा जाता है। इन्होंने बाल विवाह, सती प्रथा, जातिवाद, कर्मकांड, प्रदा प्रथा आदि का भरपूर विरोध किया है। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 11 है कि भारत में अंग्रेजों के शासन के दौरान निम्नलिखित में से कौन से संगठन ने जाति उन्मूलन पर मुख्य ध्यान दिया? तो इसमें बताना है कि भारत में अंग्रेजों के शासन के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा संगठन था जो जाति उन्मूलन पर मुख्य ध्यान दिया था? तो कौन सा था जो ध्यान दिया था? ये थे सत्यशोधक समाज, सत्यशोधक समाज के द्वारा दिया गया था। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट होगा, सत्यशोधक समाज। इसमें दिया गया है कि भारत में अंग्रेजों के शासन के दौरान सत्यशोधक समाज नामक संगठन ने जाति उन्मूलन पर मुख्य ध्यान दिया। सत्यशोधक समाज नामक संगठन की स्थापना 1873 में ज्योतिबा फूले के द्वारा किया गया था। यह एक छोटे से समूह के रूप में शुरू हुआ था और इस संगठन का प्रमुख उद्देश्य शूद्र एवं अस्पृश्य जाति के लोगों को विमुक्त कराना था। इसी समय ज्योतिबा फूले ने 1873 ईस्वी में गुलामगिरी नामक पुस्तक लिखी थी। तो गुलामगिरी नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया था? तो ज्योतिबा फूले के द्वारा लिखा गया, जो कि ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण यह पुस्तक है। इसमें क्वेश्चन नंबर 12 है, क्वेश्चन नंबर 12 है कि टीपू सुल्तान के द्वारा अंग्रेजों का विरोध के संदर्भ में कथन ए एवं कथन बी को पढ़ के सही उत्तर का चयन करना है। इसमें कथन ए कहा जा रहा है कि अपनी मृत्यु तक टीपू सुल्तान अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ता रहा, जो कि ये सही है। मृत्यु तक टीपू सुल्तान अंग्रेजों से लड़ता रहा। बी वाला है कि उसने अंग्रेजों की सांस्कृतिक परंपराओं का विरोध किया, तो ये भी सही है। दोनों इसमें सही है कि उसने, यानी कि टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों की सांस्कृतिक परंपराओं का विरोध किया था और वह मृत्यु तक अंग्रेजों से लड़ता रहा। तो इसमें दोनों सही है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी वाला सही है। ए और बी दोनों सही हैं। इसमें कहा गया है कि अपनी मृत्यु तक टीपू सुल्तान अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ते रहे। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध, जो कि ये 1767 से 1769 ईस्वी के बीच हुआ था, इसमें हैदर अली विजयी रहा। हैदर अली की मृत्यु के बाद उसका पुत्र टीपू सुल्तान गद्दी पर बैठा। टीपू सुल्तान का जन्म 1750 ईस्वी में हुआ था। मैंगलोर की संधि के द्वारा टीपू सुल्तान एवं अंग्रेजों ने एक दूसरे के विभाजित क्षेत्रों को वापस कर दिया। टीपू ने हमेशा अंग्रेजों की सांस्कृतिक परंपराओं का विरोध किया। इन्होंने 1887 ईस्वी में यादशाह की उपाधि धारण की। तो यादशाह की उपाधि धारण करने वाला कौन था? तो टीपू सुल्तान था। टीपू ने अपनी राजधानी श्रीरंगपट्टनम में स्वतंत्रता के वृक्ष लगवाए, जो यह एक प्रतीक थे कि वह अंग्रेजों के अधीन नहीं है। टीपू स्वयं जैकोबिन क्लब का सदस्य बना और अपने नागरिकों टीपू कहलाने लगा। तो अपने आप को नागरिक टीपू कहलाने लगा। टीपू की मृत्यु चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध, जो कि 1799 ईस्वी के दौरान श्रीरंगपट्टनम में हुई थी। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 13 है। क्वेश्चन नंबर 13 है कि पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये दादा भाई नौरोजी हैं। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट होगा। दादा भाई नौरोजी के द्वारा
पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक की लिखी गई है। इसमें कहा गया है कि पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक के लेखक दादा भाई नौरोजी हैं। इन्हें ग्रांड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया और भारत के औपचारिक राजदूत के रूप में भी जाना जाता है। यह एक भारतीय राजनीति नेता, व्यापारी एवं विद्वान लेखक हैं। यह 1892 से 1895 ईस्वी के बीच फिन्सबरी सेंट्रल का प्रतिनिधित्व करने वाले ब्रिटिश हाउस कॉमन में लिबरल पार्टी के सदस्य थे। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 14 है कि किन किन देशों के राजनेता गुट निरपेक्ष आंदोलन का सदस्य थे। तो किन किन देशों के राजनेता गुट निरपेक्ष आंदोलन के सदस्य थे। तो ये भारत, युगोस्लाविया, इंडोनेशिया, घना, मिस्र जो कि इनके सदस्य थे। भारत, युगोस्लाविया, इंडोनेशिया, घना और मिस्र। तो ऑप्शन नंबर इसका ए वाला राइट होगा। इसमें दिया गया है कि भारत, युगोस्लाविया, इंडोनेशिया, घना, मिस्र इन सभी देशों के राजनेता गुट निरपेक्ष आंदोलन के सदस्य थे। गुट निरपेक्ष आंदोलन की स्थापना औपनिवेशिक व्यवस्था के पतन के दौरान हुई थी। यह वह दौर था जब नए नए देश औपनिवेशिक गुलामी से आज़ाद हो रहे थे। सितंबर 1961 में युगोस्लाविया के बेलग्रेड में गुट निरपेक्ष आंदोलन का पहला शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया था। इसमें कुल 25 देश प्रतिनिधित्व ने हिस्सा लिया था। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 15 है कि इनमें से किन ग्रहों के चारों ओर छल्ले होते हैं। तो बताना है कि किन ग्रहों के चारों ओर छल्ले होते हैं। तो बृहस्पति के चारों ओर छल्ले होते हैं, बृहस्पति के होता है। उसके बाद आता है शनि में होता है और यूरेनस में होता है। तो इन तीनों में जो कि ग्रहों के चारों ओर छल्ले होते हैं, बृहस्पति, यूरेनस और शनि। तो ए बी सी, तो ए बी सी ऑप्शन नंबर इसका पहला वाला राइट होगा। इसमें दिया गया है कि बृहस्पति, शनि, यूरेनस, अरुण इन सभी ग्रहों के चारों ओर छल्ले होते हैं। बृहस्पति यह सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। बृहस्पति जो है सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। यह अपने अक्ष पर सबसे तीव्र गति से घूर्णन करता है। बृहस्पति के कुल उपग्रहों की संख्या 95 है। बृहस्पति का उपग्रह गैनीमीड सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है। फिर उसके बाद आता है शनि। इस ग्रह के चारों ओर वलय पाए जाते हैं जिनकी संख्या 7 है। शनि का सबसे बड़ा उपग्रह टाइटन है। तो शनि का सबसे बड़ा उपग्रह क्या है, तो टाइटन है। फिर उसके बाद आता है अरुण, यूरेनस। इस ग्रह की खोज विलियम हर्शले ने की थी। इसके भी चारों ओर वलय पाए जाते हैं। यह अपने अक्ष पर पूर्व से पश्चिम की ओर घूमता है, जबकि अन्य ग्रह पश्चिम से पूर्व की ओर घूमता है। जो अरुण या यूरेनस ग्रह है यह अपने अक्ष पर पूर्व से पश्चिम की ओर घूमता है, जबकि अन्य सभी ग्रह पश्चिम से पूर्व की ओर घूमते हैं। यह अपनी धुरी पर अधिक झुका यानी कि 97.8 अंश होने के नाते लेटा हुआ प्रतीत होता है। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 16 है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 16 में कहा जा रहा है कि भारतीय मानक समय किस मानक यामोत्तर पर आधारित है। तो ये किस मानक यामोत्तर पर आधारित है, तो ये 82.5 अंश ईस्ट में। तो ऑप्शन नंबर इसका सी वाला सही होगा, 82.5 अंश ईस्ट में। इसमें कहा जा रहा है कि भारतीय मानक समय 82.5 अंश पूर्व मानक यामोत्तर पर आधारित है। 82.5 अंश पूर्वी देशांतर रेखा प्रयागराज के निकट मिर्जापुर से होकर गुजरती है। भारतीय मानक समय की यामोत्तर रेखा उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश कुल 5 राज्यों से होकर गुजरती है। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 17 है। क्वेश्चन नंबर 17 है कि इनमें से क्या दिन एवं रात तथा ऋतुओं में परिवर्तन संभावित करता है। तो इनमें से क्या दिन एवं रात ऋतुओं में परिवर्तन संभावित करता है। तो क्या संभावित करता है, तो ये संभावित करता है कि क्रमशः पृथ्वी के घूर्णन एवं परिक्रमण पर। तो पृथ्वी के घूर्णन एवं परिक्रमण पर ऋतुओं में परिवर्तन संभावित होता है। ऑप्शन नंबर इसका ए वाला राइट होगा। इसमें कहा जा रहा है कि पृथ्वी के घूर्णन एवं परिक्रमण दिन व रात तथा ऋतुओं में परिवर्तन संभावित करता है। पृथ्वी सौरमंडल का एकमात्र ज्ञात ग्रह है जिस पर जीवन है। जल की उपस्थिति के कारण इसे नीला ग्रह कहा जाता है। तो जल की उपस्थिति के कारण इसे कौन सा ग्रह कहा जाता है, तो नीला ग्रह कहा जाता है। जो कि पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह चंद्रमा है। यह अपने अक्ष पर 23.5 अंश झुकी हुई है। यह सूर्य के चारों ओर 29.8 किलोमीटर प्रति सेकंड के वेग से चक्कर लगाती है। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 18 है। क्वेश्चन नंबर 18 है कि पृथ्वी
लगभग 24 घंटे में अपने अक्ष 360 अंश पर घूम जाती है, अर्थात वह एक घंटे में 15 मिनट घूमती है। इस प्रकार जब ग्रीनविच में दोपहर के 12 बजते हैं तब ग्रीनविच से 30 अंश पूर्व में समय होगा। तो 30 अंश पूर्व में समय क्या होगा? 2 PM, 2 अपराह्न PM होगा। ऑप्शन नंबर इसका ए वाला राइट होगा। इसमें कहा जा रहा है कि पृथ्वी लगभग 24 घंटे में अपने अक्ष पर 360 अंश पर घूम जाती है, अर्थात वह एक घंटे में 15 अंश घूमती है। इस प्रकार जब ग्रीनविच में दोपहर के 12 बजते हैं तब ग्रीनविच से 30 अंश पूर्व में समय होगा 2 PM। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 19 है कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में निम्नलिखित में से किस प्रकार का वन पाए जाते हैं? तो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? तो इसमें पाया जाता है आर्द्र पर्णपाती वन पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर इसका ए वाला राइट होगा, आर्द्र पर्णपाती वन। तो केवल इसमें ऑप्शन नंबर ए वाला राइट होगा, केवल आर्द्र पर्णपाती वन पाया जाता है। इसमें दिया गया है कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में आर्द्र पर्णपाती वन पाए जाते हैं। यह भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश है। यह बंगाल की खाड़ी के दक्षिण में हिंद महासागर में स्थित है। यह कई छोटे बड़े द्वीपों से मिलकर बना है। इसकी राजधानी फोर्ट ब्लेयर है। इसकी राजधानी क्या है? तो फोर्ट ब्लेयर। क्वेश्चन नंबर 20 है कि AR निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। इसमें बताना है ए कथन ए है और कथन आर है। कथन ए में क्या कहा जा रहा है? तो कथन ए में कहा जा रहा है कि ग्रेनाइट ठोस चट्टानों है तथा बिल्डिंग बनाने, सजावटी व सिलबट्टे के तौर पर प्रयोग में लाए जाते हैं। जो ग्रेनाइट ठोस चट्टानें हैं वह बिल्डिंग बनाने में, सजावटी व सिलबट्टे के तौर पर प्रयोग में लाया जाता है, जो कि ये सही है, कथन सही है। फिर इसके बाद कारण क्या कह रहा है? कारण कह रहा है कि पृथ्वी की भूपर्पटी के बहुत नीचे धीरे धीरे ठंडा होने के कारण ये बड़े दानों के रूप में ले लेती हैं। तो कारण भी सही है और कथन भी सही है और व्याख्या भी कर रहा है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए वाला राइट होगा। ए तथा आर दोनों सही है, आर सही व्याख्या ए की कर रहा है। ऑप्शन नंबर इसका ए वाला राइट होगा। फिर इसके बाद इसमें दिया गया है कि ग्रेनाइट ठोस चट्टानें हैं तथा बिल्डिंग बनाने में, सजावटी व सिलबट्टे के तौर पर प्रयोग में लाई जाती है। ग्रेनाइट मणिभीय दानेदार शिला है जिसका प्रमुख अवयव स्फटिक होता है। ग्रेनाइट पृथ्वी के प्रत्येक भाग में पाया जाता है। यह भारत में भी यह प्रचुरता से मिलती है। तमिलनाडु के तंजावुर नगर में स्थित बृहदेश्वर मंदिर विश्व का पहला ऐसा मंदिर है जो ग्रेनाइट पत्थर से बनाया गया है। पृथ्वी की भूपर्पटी के बहुत नीचे धीरे धीरे ठंडा होने के कारण बड़े दानों के रूप ले लेती है। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 21 है। क्वेश्चन नंबर 21 है कि पवनों के बारे में दिए गए कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 21 में पवन के बारे में बताना है, तो कौन सा कथन इसमें सही है? इसमें दिया गया है कथन ए है कि मानसूनी पवनें मौसमी पवनों का उदाहरण होता है, जो कि ये सही है। मानसूनी पवनें जो होती हैं वह मौसमी पवनों का उदाहरण होता है, ए वाला सही है। बी इसमें कह रहा है कि मौसमी पवनें वर्ष भर लगातार निश्चित दिशा में चलती रहती हैं, जो कि गलत है, बी वाला। सी कह रहा है कि स्थल व समुद्री समीर अस्थायी पवनों का उदाहरण है, तो ये भी गलत है। इसमें केवल ए वाला सही है, इसलिए ऑप्शन नंबर इसका ए वाला सही है। तो केवल ओनली ए, ऑप्शन नंबर इसका ए वाला राइट है। इसमें कहा जा रहा है कि पवनें 3 प्रकार की होती हैं: प्रचलित पवन, मौसमी पवन और स्थानीय पवन। मौसमी पवन वह पवन है जिसकी प्रवाहित होने की दिशा समय या मौसम के अनुसार परिवर्तित हो जाती है। स्थल, समुद्र, मानसून पवनें मौसमी पवनों का उदाहरण है। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 22 है कि संघनन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो संघनन के बारे में बताना है, तो इसमें ऑप्शन ए में कह रहा है, ऑप्शन ए में कह रहा है कि जलवाष्प संघनित होकर ठंडा होकर जल की बूंद बनते हैं, जो कि सही है। उसके बाद ऑप्शन बी में कह रहा है कि जब जल की ये बूंदें इतनी भारी हो जाती हैं कि वायु में तैर न सके तब ये वर्षण के रूप में नीचे आ जाती हैं, जो कि ये भी सही है। फिर सी वाला कह रहा है इसमें कि आकाश में उड़ते हुए जेट हवाई जहाज अपने पीछे पद चिन्ह छोड़ते हैं क्योंकि इंजनों से निकली नमी संघनित हो जाती है, तो ये भी सही। इसमें ए बी सी तीनों सही है, ए बी सी तीनों सही है इसका, इसलिए इसका
ऑप्शन नंबर डी वाला राइट होगा। ए, बी और सी तीनों सही हैं। इसमें कहा जा रहा है कि गैस से द्रव बनने की परिघटना को संघनन कहते हैं। संघनन तब होता है जब ओसांक हिमांक बिंदु से कम या ज़्यादा रहता है। जलवाष्प संघनित होकर ठंडा होकर जल की बूंदें बनते हैं। यह प्रक्रिया वाष्पन के विपरीत है। प्रायः जल चक्र के संदर्भ में ही इसका प्रयोग होता है। वर्षा भी एक प्रकार का संघनन ही है। आकाश में उड़ता हुआ एक जेट हवाई जहाज अपने पीछे पदचिह्न छोड़ता है क्योंकि इंजनों से निकली नमी संघनित हो जाती है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 23 है। क्वेश्चन नंबर 23 है कि तिब्बती एंटीलोप का शिकार के ऊन सहतूत के लिए किया जाता है क्योंकि तो जो तिब्बती एंटीलोप का शिकार इसके ऊन शाहतूत के लिए किया जाता है। क्यों किया जाता है इसमें बताना है। क्यों किया जाता है? क्योंकि यह वजन में हल्का होता है। ये वजन में हल्का होता है जो कि सही है। यह अत्यधिक गर्म होता है तो ये भी सही है। यह जानवर बहुत अधिक संख्या में पाया जाता है तो जो कि ये गलत है। ये जानवर बहुत अधिक संख्या में नहीं पाया जाता है। इसका केवल ए और बी वाला राइट होगा। तो इसमें ऑप्शन नंबर इसका ए वाला सही है। ए और बी दोनों सही हैं। ऑप्शन नंबर इसका ए सही है। इसमें कहा जा रहा है कि तिब्बती एंटीलोप का शिकार इसके ऊनी सहतूत के लिए किया जाता है क्योंकि यह वजन में हल्का होता है तथा यह अधिक गर्म में होती है। यह पूर्वी तिब्बत पठार में पाए जाते हैं। इनका शिकार उनके बेहद गर्म, नरम तथा हल्के अंडरफर के लिए किया जाता है जो आमतौर पर मृत्यु के बाद प्राप्त होते हैं। शाहतूत साल पारंपरिक रूप से भारत में शादी के तोहफे के रूप में दिए जाते थे तथा एक साल बनाने के लिए 3 से 5 तिब्बती एंटीलोप का अंडरफर प्रयोग होता है। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 24 है। क्वेश्चन नंबर 24 है कि नीचे दो कथन दिए गए हैं, ए और बी दोनों पर विचार करें। तो कथन ए क्या कह रहा है? तो कथन ये कह रहा है कि नवीनीकरण संसाधन असीमित होते हैं और इन पर मानवीय क्रियाओं का प्रभाव नहीं होता है। तो इसको बताना है कि नवीनीकरण जो संसाधन होता है वह असीमित होते हैं और इन पर मानवीय क्रियाओं का प्रभाव नहीं होता है, जो कि ये गलत है। फिर इसके बाद बी वाला है। बी कह रहा है कि अनवीनीकरण संसाधनों की तुलना में नवीनीकरण संसाधन जल्द ही पुनः पूरित हो जाते हैं। तो जो कि ऑप्शन नंबर इसका बी वाला सही है। ए वाला गलत है, बी वाला सही है। इसलिए इसमें ऑप्शन नंबर डी वाला राइट होगा। ए गलत है लेकिन बी सही है। इसमें कहा जा रहा है कि नवीनीकरण संसाधन है जिन्हें एक बार प्रयोग करने के बाद फिर से पुनः स्थापित किया जा सकता है तथा पुनः उपयोग में लाया जा सकता है, जिन्हें नव्य संसाधन भी कहते हैं। सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा नवीनीय संसाधन के उदाहरण है। अनवीनीकरण संसाधन वे संसाधन हैं जिसके भंडारण में प्रक्रिया द्वारा पुनर्स्थापना नहीं होता है। कोयला, पेट्रोल तथा प्राकृतिक गैस अनवीनीकरण संसाधन के उदाहरण है। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 25 है कि शैलों से खनिजों को बाहर निकालने की प्रक्रिया का क्रम क्या होगा अगर आप पृथ्वी की सतह से उसकी आंतरिक तहों तक जाते हैं। तो तहों तक जाते हैं तो इसमें क्या होता है? इसमें जो होता है सबसे पहले इसमें होगा अखनन। सबसे पहले अखनन होगा, फिर उसके बाद आएगा विवृत खनन होता है। पहले पे ये होगा सी, दूसरे पे विवृत और तीसरे पे कूपी खनन। तो सी ए बी। तो ऑप्शन नंबर इसका ए वाला राइट होगा, सी ए बी।